एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। तो हम लोग अनसॉल्व्ड हल कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने 21 के 4 तक हल कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे 22 नंबर से। तो चलिएगा दोस्तों, देखते हैं 22 का प्रश्न क्या लिखा है। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। 4 नंबर का प्रश्न है। अच्छे से अगर समझ के लगाया जाए तो आसान लगेगा प्रश्न। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानने हैं। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानने हो या क्रमागत सम धन पूर्णांक मानने हो, और तीसरा होता है जब ना विषम लगा हो और ना सम लगा हो, केवल क्रमागत पूर्णांक मानने हो। तो बेटा जब क्रमागत पूर्णांक मानने हो तो आप पहला x मानिएगा, तो उसका अगला x+1 हो जाएगा। क्रमागत विषम और क्रमागत सम में आप पहला अगर x मानेंगे तो अगला आप x+2 मानेंगे, क्योंकि पहले x अगर आप विषम रखेंगे तो अगला x+2 करने से वो 3 आएगा। फिर ऐसे सम में अगर आपने पहले x की जगह 2 रखा तो अगला x+2 मानेंगे तो 4 आएगा। तो चलिएगा 22 नंबर के सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x कामा x+2, ऐसा आपने मान लिया है। अब क्या कह रहा है बेटा, उनके वर्गों का योगफल 290 हो। प्रश्नानुसार हमें कुछ कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योगफल 290 है। जो आपने पूर्णांक लिए उनके वर्गों का योग, तो पहले x का करेंगे x का वर्ग और दूसरा हो जाएगा x+2 का वर्ग। कितने के बराबर दिया, 290 के बराबर। आप ये वाला a+b के होल स्क्वायर से खोल दीजिएगा, तो a² + b², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2ab करेंगे तो 4x हो जाएगा। 290 को चाहे इधर ट्रांसपोज कर लीजिएगा इक्वल टू 0। x² और x² मिला करके हो जाएगा 2x² और ये वाला 4x। 290 से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 286 आ जाएगा इक्वल टू 0। 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो x² + 2x माइनस 2 × 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 इक्वल टू 0। ये 2 जब 0 के साथ चला जाएगा बेटा तो ये आपका 0 बनाएगा। x² - 2x - के 143 इक्वल टू 0। अब आप a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ax² + bx + c से अगर आप तुलना करेंगे, a का मान 1 है, b का मान 2 और c का मान 143 है माइनस के, तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे 143 के बारे में ऐसे 2 नंबर आप पता कर लीजिएगा। घटाने पर आपको 2 मिल जाएं और गुणा करने पर आप 143 मिल जाएं। तो 13 और 11, 11 3 33 और 11 × 9 11 और 3 14, 143। 13 से 11 घट जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा और इसका गुणा करेंगे 143। इसका रूल आप जानते ही होंगे कैसे किया जाता है। x² + 13 माइनस के 11 × x माइनस के 143 इक्वल टू 0। तो x² + 13x और माइनस के 11x और माइनस के 143 इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिएगा 2 2 के, तो x × x + 13 माइनस के 11x + 13, दोनों में आपका ब्रैकेट मैच कर रहा है, तो x + 13 इसमें बचेगा x - 11। अब आप यदि कर दीजिएगा तो आपने जो 2 नंबर माने थे वो आपको पता चलेंगे। x + 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -13। पर बेटा हमारे क्वेश्चन में जो कह रहा था वो धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा, तो जो x आया है नेगेटिव आया, तो इसे आप अग्राह्य कर देंगे। नेक्स्ट अगली बार और यदि करेंगे आप x - के 11 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अगर x की वैल्यू 11 आई तो अब आपको जो 2 क्रमागत विषम पूर्णांक पूछ रहा था, जहां आपने माने वहां रख दीजिएगा। तो अतः 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो 2 क्रमागत विषम पूर्णांक हमारे कौन कौन हो जाएंगे। एक आपने x माना है बेटा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, और एक आपने माना है x+2। x+2 का मतलब x की वैल्यू रखवा देंगे 11 + 2 यानी 11 और 13। आपके ये 2 क्रमागत विषम पूर्णांक हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
22 के का के बाद 22 के खा की शुरुआत करते हैं। और क्या लिखा है 22 का खा? सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कामा स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये वृत्त की एक प्रमेय है जिसको हमें सिद्ध करना है। तो कह क्या रहा है? दो संकेंद्रीय वृत्त। तो चलिएगा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 22 के खा, दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्री का मतलब कि ऐसे दो वृत्त बनेंगे। दो संकेंद्री का मतलब जिसके केंद्र एक रहना है और उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। तो ऐसे आप एक ओ वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसकी कोई त्रिज्या होगी। एक और वृत्त बना दिया जिसकी त्रिज्या कुछ अलग है लेकिन इसका भी सेंटर, दूसरे वाले का भी सेंटर बेटा ओ ही है। तो ये दो संकेंद्रीय वृत्त बन गए। अब मैं बड़े वृत्त की जीवा, तो बड़े वृत्त की जीवा आपकी एक ऐसी रेखा होती है जो हमारे वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है। तो बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जो कंडीशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा। तो ये बड़े वृत्त की जीवा है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मान लिया स्पर्श बिंदु P है। अब इस जीवा का नाम मान लीजिएगा आपने ए भी दे दिया है, और भी कुछ नाम दे सकते हो आप। तो कह रहा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है वह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये बात आपको प्रूव करना है। स्पर्श बिंदु ये है, ये समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित का मतलब ये है बेटा, अगर हम बात करें तो हमें क्या सिद्ध करना है, पहले आप अपना उद्देश्य लिख सकते हैं। जो बड़े वृत्त की जीवा है वह छोटे वृत्त को जिस बिंदु पर समद्विभाजित करती है वह जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वह उसको समद्विभाजित करती है। तो हमें क्या सिद्ध करना होगा? इसकी जो P स्पर्श बिंदु के इधर वाली रेखा AP और इधर वाली जो रेखा PB है वो बराबर आनी चाहिए। AP = PB या BP, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये हमने उद्देश्य बनाया कि हमको इतना सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग? इसको सिद्ध करने के लिए आपके पास एक डायरेक्टली रूल है, बाकी आप सर्वांग क्षमता का नियम लगा सकते हैं। तो चलिए सर्वांग क्षमता से करते हैं। अभी हमने जरा बेटा O से A को मिला दिया। O से A हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। O से B को मिला दिया, यह भी हमारे O से A और O से B ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और एक हम लोग थ्योरम जानते हैं वृत्त में कि जो वृत्त का केंद्र होता है और केंद्र से जो स्पर्श बिंदु होती है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है यानी त्रिज्या, ये आपकी त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये आपका OP त्रिज्या है, ये P स्पर्श बिंदु है। ये वृत्त की जो त्रिज्या होती है थ्योरम है वृत्त की कि इस पर लंब होती है। लंब का मतलब बेटा इधर 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। ये आप यहां लिख सकते हैं रचना से कि O से A O से B को मिलाया, रचना किया है हमने। O से A तथा B को मिलाया। अब आप अपनी प्रूफ को सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करना है। उपपत्ति के बारे में बात करेंगे आप। तो कैसे उपपत्ति करेंगे? आपको ये चीज जो अभी बताया गया है कि OP लंब है हमारे पास AB पर। क्यों लंब है आप लिख सकते हैं। OP लंब है AB, त्रिज्या कामा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है या स्पर्शी पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये लंब होती है, यानी कि ये वाला आपके पास जो कोण होगा OPA और OPB दोनों 90 डिग्री होंगे। तो चलिएगा हम लोग जरा दो ट्रायंगल लेते हैं। त्रिभुज OPA सर्वांग क्षमता नियम से प्रूव कर रहे हैं, तथा त्रिभुज OPB में सर्वांग क्षमता नियम क्या कहता है बेटा कि हम एक त्रिभुज के संगत दूसरे त्रिभुज में तीन बातों को बराबर दिखा देते हैं, तो उसमें से फिर हम कोई भुजा या कोई कोण को बराबर दिखा सकते हैं। तो चलिएगा OPA और OPB में क्या क्या करने वाले हैं। इसमें का OA और बेटा इसमें का OB बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। और क्या करेंगे, आप ध्यान से देखा जाए कि OPA में एक OP साइड आ रही भुजा और OPB में भी OP आ रही, तो यानी OP बराबर बेटा OP, इसमें की OP और उसमें OP दोनों में आ रहा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है, उभय निष्ठ है।
और क्या करेंगे, दो बातें, आपने तो दो भुजाओं वाला काम कर लिया है। एक एंगल की बात जो हमने आपको उपपत्ति में लिखकर बताया था कि कोण ओपीए हो और इसमें का कोण ओपीबी हो, दोनों कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। अब एक त्रिभुज के संगत दूसरे त्रिभुज में कितनी बातें प्रूफ हो गई हैं, 3। तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज OPA सर्वांगसम होगा OPB के। ये हमारा त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के, तो उसमें कोई भुजा या कोई कोण को अपने जरूरत के हिसाब से उसके संगत हम बराबर दिखा सकते हैं। तो इसमें बेटा AP, इसलिए AP, और उसमें जो हमको दिखाना है वो PB इक्वल हो जाएंगे। AB इक्वल टू PB आपने उद्देश्य लेकर चला था कि हमें यही प्रूव करना है। तो आप बोल सकते हैं बाद में कि अतः जो दो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं उसमें बड़े वृत्त की जीवा जब छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये आसान सी थ्योरम है, आपने सर्वांग क्षमता नियम से इसको प्रूव किया है। एक बार अच्छी से तैयारी हो जाएगी तो ये होकर के पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 22 के गा नंबर के। चित्र में कह रहा है, चित्र में LM पैरेलल है CB, ये चित्र बना हुआ है, LM और CB समांतर हैं, LN समांतर CD है। तो सिद्ध करना है कि AM बटा BM बराबर AN बटा DN होना चाहिए। तो ये हमारे त्रिभुज में थेल्स प्रमेय के अंतर्गत आया हुआ, त्रिभुज के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसी डायग्राम से हम लोग बात करेंगे। पहले प्रश्न ने क्या कहा है, LM समांतर CB है, तो लिखते क्या है जरा, जब LM समांतर CB, तो बेटा ये LM और ये CB समांतर हैं। तो हम जरा त्रिभुज ABC में आते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, थेल्स प्रमेय लगा दीजिएगा। थेल्स प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटेगी वे बिंदु त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। तो अगर हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे बेटा तो इधर से देखिएगा ये समांतर हैं, तो ये वाली जो है मिला रही है दो अन्य भुजाओं को, ये वाली रेखा, तो इसका रेशियो यानी AM AM और फिर उधर का हिस्सा BM या MB कुछ भी बोलिएगा, BM, इधर का AM इधर का BM, और इसी ट्रायंगल में फिर इधर वाला जो हिस्सा आएगा वो AL और बटा CL, ये आपका AL बटा CL। ये थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 1 मिला जब हम त्रिभुज ABC में गए। ऐसे ही बेटा आ जाओ दूसरी बार अंतिम, जब LN समांतर CD हो, LN समांतर CD हो, तब त्रिभुज ये वाला LN ये वाला CD और त्रिभुज आ जाते हैं बेटा ADC में। त्रिभुज ADC में कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो चलिएगा थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही AN इधर का AN और इधर का DN, तो फिर इधर का AL और इधर का CL बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आएगा। तो AN बटा DN इक्वल टू AL बटा CL। ये थेल्स प्रमेय से समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब आप ध्यान से अगर समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 और 2 में हमारे पास दाएं जो पक्ष हैं आर्चेस वाले वो बेटा समान हैं। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे, 1 व 2 से जब राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगे। मीन्स AM बटा BM इक्वल टू AN बटा DN। यही हमारी प्रमेय हमको प्रूव करनी थी, यही क्वेश्चन था, 4 नंबर में आया हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है घा नंबर। देखिएगा घा क्या कह रहा है, घा नंबर पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। एक द्विघात समीकरण के शून्यक मूल या हल बताना हो तो क्या करते हैं, शून्यक के लिए पहले हम शून्यक बताएंगे बेटा। शून्यक के लिए क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण को हम 0 के इक्वल दिखा देते हैं। शून्यक के लिए x² + 7x + 10
इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये 7 है और यहाँ 10 है। ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, लास्ट में प्लस लगा है, बीच में नंबर 7 है। 2 नंबर ले आए कि जोड़ देने पर 7 आए, 5 दूनी 10, 5 धन 2 से, इसे आप तेजी के साथ वहाँ पेपर में करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x धन के 2x और धन के 10 इक्वल टू 0। तो पेयर बना लीजिएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। दोनों में हमारे पास x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 2। यदि करके x की वैल्यू निकालते हैं, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -5 आई। दूसरी बार यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2 आई। तो इस प्रश्न में अगर अब तक कहा जाए तो आपने क्या कर लिया है, शून्यक ज्ञात कर लिया है, द्विघात बहुपद के शून्यक। अब क्या करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं बेटा, हम लोग वही जो शून्यक और गुणांक के बीच में होता है, एक बार शून्यकों का जरा योग निकालते हैं। तो पहले जो शून्यक आए हैं उनका योग बेसिकली करते हैं। कौन कौन से शून्यक आए हैं, -5 और -2, तो इनका योग यानी -5 प्लस योग की वजह से और -2, तो -5 ये वाला प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 7 आया। जो शून्यक आए हैं उनको जब हमने जोड़ा तो उनका योग तो -7 आया है। अब ये जो शून्यक का योग हम फार्मूले में जानते हैं वो माइनस के b/a होता है बेटा। तो ऋण के साथ नीचे इसके कुछ नहीं था, समझने के लिए बटा में 1 लगाया, और जैसे ही ऐसा किया तो ये -7 को आप यहाँ चेक करेंगे तो ये वाला x का गुणांक b होता है, तो b, और ये वाला 1 एक्स स्क्वायर गुणांक है, तो ये। तो जो हमारे प्रश्न में शून्यक आए थे उनका योग किया, और सूत्र में जो होता है शून्यकों का योग -b/a उसके बराबर है। तो ये शून्यकों की योग की सत्यता की जांच हुई। अब गुणांक की जांच कर देते हैं। तो चलिएगा शून्यकों का गुणा कर देते हैं, इधर जगह इधर कर देते हैं, शून्यकों का गुणन। तो पहले तो बेटा जो शून्यक आए हैं उनका गुणा करते हैं। तो शून्यक कौन कौन से आपके पास आए हैं, एक शून्यक -5 आया और एक शून्यक -2 आया है, तो 5 दूनी 10। अब इसके हर में कुछ नहीं लिखा है तो इसके नीचे आप लिखवा दीजिएगा 10/1। 10 को जब आप अपने प्रश्न में चेक करेंगे तो 10 में यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ये a का गुणांक, ये b, ये c है, और जो 1 लिखा है 1 आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है जिसको आप a बोलेंगे। तो शून्यकों का गुणा करने पर आपके पास 10 आया, सूत्र से चेक किया तो c/a के बराबर है। तो जो आपको कह रहा है सत्यता की जांच करो, तो यही सत्यता की जांच है। ये शून्यकों का योग है और इधर आपके पास शून्यकों का गुणा है। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको इतना करना, 4 नंबर का ये प्रश्न था। नेक्स्ट अगला हम लोग 22 के अंगा नंबर पर बात करेंगे। लिखा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक बताना है। अब माध्यक या माध्यिका का मतलब एक ही होता है, माध्य अलग है, माध्यक और माध्यिका एक है। तो इसके लिए आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि माध्यिका अगर बतानी है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ हमको पता करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। तो चलिएगा शुरू करते हैं माध्यक निकालने के लिए। पहले बेटा जो दोनों कॉलम बने हैं हमारे पास, एक आपके पास वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल ये आपको दिया है प्रश्न में, और अगले में बारंबारता दिया है, बारंबारता। ये वर्ग अंतराल में अगर हम आते हैं प्रश्न में अपने, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसमें जो बारंबारता दिया है प्रश्न में 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 2। तो अगर माध्यक या माध्यिका निकालनी है बेटा तो आप इसमें एक कॉलम बनाएंगे बारंबारता के सहारे जिसका नाम है संचयी बारंबारता। तो चलिएगा संचयी बारंबारता कितने आने वाली है, संचयी बारंबारता को समझते हैं। संचयी बारंबारता के लिए पहले 2 यही रहेगा, उसके बाद 2 और 4 का योग 6, 6 और 7 का योग 13, 13 3 16 और 16 और 2 18। तो जो संचयी बारंबारता में सबसे अंतिम में नंबर आया वही बारंबारता का यानी योग है। तो योग जो आ गया है बेटा बारंबारता का योग 18। तो यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, बारंबारता के योग का आधा करते हैं।
और ये जानने के लिए कि कौन से संचयी बारंबारता में वो आए, ताकि बेटा पहले आप माध्यक वर्ग ढूंढ सके। माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए काम n/2 किया जाएगा। n का मतलब 18/2, यानी n/2 की वैल्यू 9 आई है। अब आपको देखना है कि जो आपने n/2 किया है 9, ये 9 कौन से संचयी बारंबारता में आ सकता है। तो 9 हमारे पास 6 से बड़ा यानी 13 में जाएगा। तो 13 में जाने का मतलब अब इसी सीध में अगर आप पकड़ के चले आएंगे तो आपको ये वाला जो वर्ग अंतराल ये कहलाएगा आपका माध्यक वर्ग। 9 ये आपने समझ लिया होगा, 9 13 में आएगा, तो ये माध्यक वर्ग है। अगर ये माध्यक वर्ग है तो बेटा माध्यक वर्ग की जो कम गिनती होगी वो लोअर लिमिट होगा L1, ये वाला आपका L2 होता है। इसके सामने आएंगे स्मॉल f, जो फार्मूले में हमको लगना है उसको पहले यहाँ पर अलग कर लेते हैं। और ये बारंबारता से ठीक एक ऊपर वाला कॉलम संचयी बारंबारता होगा, जिसको कैपिटल F मानेंगे। तो लिखते क्या है, इतने के बाद 9 आया है तो यहाँ लिखेंगे ये है संचयी बारंबारता 13 में आएगा। अगर ये संचयी बारंबारता 13 में आएगा तब आप बता सकते हैं, तब 20 से जो 30 होगा वो बेटा माध्यक वर्ग होगा। अगर 20 से 30 माध्यक वर्ग होगा तो आप यहां पर निकालिएगा, यहां फिर क्या हो जाएगा L1। L1 का मतलब जो माध्यक वर्ग उसकी निम्न सीमा 20, L2 का मान 30, और सामने आए तो आप स्मॉल f पहले मिल चुका, चाहे यहां भी लिख दीजिएगा 7, उसके एक सामने से ऊपर संचयी बारंबारता में गए कैपिटल F मिला, कितना 6। अब आप सीधे माध्यक का फार्मूला लगा दीजिएगा, उसमें वैल्यू रख दीजिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। माध्यक क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F n/2 माइनस कैपिटल F। चलेगा, वैल्यू पुटअप करते हैं। L1 की वैल्यू बेटा 20 है, L2 30, फिर L1 20 बाई में स्मॉल f 7 हो जाएगा, और n/2 डायरेक्टली हमने निकाल दिया 9 है, कैपिटल F की वैल्यू 6 है। ये वाला आपके पास 20, ये वाला आपका 30 से 20 जाएगा 10 बाई 7, 9 से 6 जाएगा 3 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ये वाला 20 होगा, ये वाला 30 बाई 7 होगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा चाहे इसको सीधे डिवाइड कर दीजिएगा। 7 चौका 28, 2 बचेगा 20 होगा, और 7 दूनी 14 और 6 7 8 56। इसको जब आप जोड़ देंगे तो लगभग 24.28 आपका इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। माध्यक में ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया, तो आप इतना सूत्र याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन कभी कभी 4 में और कभी दीर्घ उत्तरी 6 नंबर में भी आ जाता है। एक क्वेश्चन इसका ज़रूरी है, इसलिए आप इसको तैयार रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 नंबर क्या लिखा है हमारे पास, 4 नंबर प्रश्न। एक थैले में 5 लाल गेंदे कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या। प्रायिकता का क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया है। एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे। नीली गेंदें कितनी है हमको ये पता नहीं, और बाद में इसकी संख्या भी पूछ रहा है, तो प्रश्न को यहीं से उठा लेते हैं बेटा। हम लोगों को जो इसने कहा है कि कुछ नीली गेंदें हैं तो मान दिया जाए। जब नीली गेंदें आपको नहीं पता हैं तो लिखते हैं कि माना, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर, नीली गेंदों की संख्या। तो बेटा नीली गेंदों की संख्या हम लोग कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और हमारे पास लाल गेंदों की संख्या प्रश्न में पहले से दे रखा है। लाल गेंदों की संख्या 5 लाल गेंद प्रश्न ने बोला है, नीली x है, लाल 5 हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, तो कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या x + 5 या 5 + x। अब आगे प्रश्न में आइएगा जरा, क्या दिया गया है प्रश्न ने। प्रश्न में यह दिया गया है कि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। दिया है, क्या दिया है, नीली गेंद
निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर लाल गेंद जो आपके पास है उसकी दोगुनी है, बराबर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता का दो गुना का मतलब 2 से गुणा। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ प्रायिकता के फार्मूले भर दीजिएगा। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता का फार्मूला आप सबको पता है, यहां रफली लिखते हैं जरा। प्रायिकता पी आप ई बराबर होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ई इवेंट जो घटना घटे उसकी प्रायिकता नंबर ऑफ ई और बटे नंबर ऑफ एस होता है। मतलब जो घटना आप ले रहे हैं उसमें कितनी संख्या है और उस परिणाम में कुल कितनी संख्या उसका भाग कर देंगे तो उस घटना की प्रायिकता आ जाएगी। तो चलिएगा, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी है, तो नीली गेंद के लिए आपको क्या करना है, नंबर देखना है कि कितने नीली गेंद, टोटल के बारे में आप बात करोगे। तो नीली गेंद को आपने प्रश्न में मान रखा है x, तो नंबर ऑफ ई डायरेक्ट लिख रहे हैं x और बटे नंबर ऑफ एस यानी कुल गेंद कितने हैं बेटा x + 5। इधर आ जाइएगा, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की, तो लाल गेंद की जब प्रायिकता निकालेंगे नंबर ऑफ ई, लाल गेंद हमारे पास 5 हैं और कुल गेंदों की बात करेंगे तो कुल तो वही होंगे x + 5 और उसकी 2 गुना है तो गुणा 2 बराबर लगा है ये वाला गुणा में, आप चाहे तो इसे नीचे से नीचे कैंसिल आउट कर दीजिएगा। x = 5 2 × 10, x की जो वैल्यू है x आपने नीली गेंद को माना था और प्रश्न में यही पूछ भी रहा कि नीली गेंदों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10 हो जाएगा। ये आपके पास 4 नंबर का प्रश्न था। 4 नंबर कंप्लीट हो गया है। आइएगा बेटा 23 नंबर में चलते हैं हम लोग, क्या लिखा है। 6 नंबर के प्रश्न हल करेंगे। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताना है। 2 वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल दिया है, उनके परिमाप का योगफल दिया है, दोनों वर्गों की भुजाएं बताना है। तो चलिएगा भाई प्रश्न संख्या 23 की शुरुआत करते हैं। 2 वर्गों की भुजाएं बताने के लिए कह रहा है हम लोगों को, तो मान लिया जाए पहले दोनों वर्गों की जो भुजाएं कह रहा है। माना पहले वर्ग की भुजा, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा बेटा कितना a1 तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना मान लेते हैं a2। अब आपको जैसा जैसा प्रश्न ने बोला है वैसे वैसे आप इसमें इक्वेशन सजा दीजिएगा प्रश्नानुसार। क्या बोला है बेटा, सबसे पहले 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। तो 2 कंडीशन है, चाहे आप इसको कहना चाहें तो प्रथम प्रश्नानुसार कह सकते हैं क्षेत्रफलों का योग 157 है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का जो योगफल है वो 157 दिया गया है। तो चलिएगा भाई, अगर हम बात करते हैं कि पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको पता है भुजा स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का कितना होगा a2 स्क्वायर, इनका योग यानी प्लस कितना दे रखा है 157। ना a1 पता है अभी ना a2, तो इक्वेशन नंबर आप इसको फर्स्ट सजा दीजिएगा। एक बात और दिया है बेटा, इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है। परिमापों का योगफल, जो वर्ग है इनका परिमाप दिया है, तो लिखते हैं परिमापों का योगफल, परिमापों का योग। तो परिमापों का योग कितना दिया 68। अब हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि जो वर्ग का परिमाप होता है, एक वर्ग है तो 4 गुणे भुजा होता है। अब परिमापों का योग यानी दोनों वर्गों की बात कह रहा है, तो पहले वाले वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा यानी 4a1 और दूसरे वाले का 4a2 हो जाएगा बेटा, उनका योग दिया है प्लस कर दीजिएगा। अब आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिएगा, a1 + a2 = 68। आप 4 नंबर है तो नंबर को नंबर की तरफ पक्षांतर कर दीजिएगा 68/4। तो हमारे पास जो a1 + a2 आया बेटा 4 2 4 7 8 17 बचा। ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड बना दीजिएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये और एक इक्वेशन ये है। यहाँ से हम क्या करते हैं, a1 की वैल्यू बेटा या a2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते ताकि हमें अलग अलग a1 और a2 आ जाएं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहां से चाहे a1 बचा लीजिएगा चाहे a2 बचा लीजिए, a1 = 17 - a2। तो समीकरण 1 में
A1 का मान रखने पर। A2 भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा भाई, A1 का मान रखवाइएगा। तो हमारे पास क्या लिखा है, A1 स्क्वायर लिखा है। तो A1 का मान है 17 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू 157। अब बेटा ये वाला हमारे पास फार्मूला बना रहा है बीजगणित का, A माइनस बी का होल स्क्वायर। A स्क्वायर 17 का वर्ग करेंगे 289, बी स्क्वायर माने A2 स्क्वायर, 2AB करेंगे 34A2 और आगे प्लस A2 स्क्वायर। आप चाहें तो ये 157 को अपनी ओर ट्रांसपोज करके इक्वल टू उधर 0 दिखा दीजिएगा। ये वाला A2 और ये वाला A2 मिलाकर बेटा 2A2 स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला माइनस के 34 A2 है। नंबर वाले में ये 289 और 157 है, घट जाएगा। 9 से 7 चला जाएगा 2, 8 से 5 चला जाएगा 3, 132 आया। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, कितना 2, तो A2 स्क्वायर माइनस के 17A2 प्लस 2 छंग 12 और 2 छंग 12। ये वाला 2 जब आप 0 के साथ भेज देंगे तो A2 स्क्वायर माइनस 17A2 प्लस 66 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, क्योंकि द्विघात बन गया है। तो यहाँ पर मल्टीपल में 1 लिखा है, यहाँ 17 लिखा है, यहाँ 66। 66 के बारे में आपको ऐसे 2 नंबर पता करना, जोड़ दिया जाए 17, 11 छक्के 66। आप इसको 11 और धन 6 से कर देंगे तो 11A2 माइनस के 6A2 आ जाएगा। पेयर बना दीजिएगा। जब आप पेयर बनाएंगे तो A2 कॉमन है तो A2 माइनस 11 और माइनस के 6 कॉमन, A2 माइनस 11। दोनों में A2 माइनस 11 कॉमन है तो बनेगा A2 माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि कर दीजिएगा आप, एक बार A2 माइनस 11 को करते हैं तो यदि A2 माइनस 11 इक्वल टू 0 तो A2 की वैल्यू तो 11 आ गई। एक बार आप और यदि कर सकते हैं, यदि A2 माइनस 6 जो दूसरा वाला दिया है A2 माइनस के 6 ये वाला, तो इसको लिखते हैं यदि A2 माइनस 6 इक्वल टू 0 तो A2 की वैल्यू बेटा 6 आ गई। A2 के हमारे 2 वैल्यू आई, दोनों पॉजिटिव हैं। अब आपको प्रश्न ने ये पूछा था कि उनकी भुजाएं बताने के लिए कह रहा था, ये आपने भुजाएं जो माना है वो A1 और A2 मान रखा है। तो चलिएगा, एक बार A2 11 आया है तो A2 की वैल्यू 11 रखकर बेटा देखते हैं A1 कितना आने वाला है, और फिर A2 की वैल्यू 6 रखकर देखेंगे कितना है। तो लिखते क्या है, जब A2 इक्वल टू 11 हो तब समीकरण 2 पर जाइएगा, तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 लिखा हुआ है तो A1 की जगह A1, A2 की जगह 11 इक्वल टू 17। जब आप A1 रोक लेंगे तो 17 से 11 घट जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब आप क्या लिख देंगे, A2 की वैल्यू बदल चुकी है, A2 की वैल्यू 6 हो जाए, तब आप समीकरण 2 से कितना पा जाएंगे, तब समीकरण 2 से A1 प्लस A2 की वैल्यू 6 इक्वल टू 17, A1 की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो प्रश्न में जब आप आंसर लिखेंगे तो इस तरह बता सकते हैं कि हमारी जो वर्ग की भुजाएं होंगी, देखिएगा एक बार A2 का मान 11 है तो A1 6 है, तो आप कह सकते हैं 6 कामा 11, और या करके जब आपका एक बार A1 की वैल्यू 11 आई है और A2 की वैल्यू 6 आई तो आप 11 कामा 6 कह सकते हैं, 6 कामा 11 या 11 कामा 6। यही हमारे दोनों वर्गों की भुजाएं होंगी। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। 6 नंबर में वहाँ पर बेटा ऑप्शन रहेंगे, तो अगर आपको ये क्वेश्चन वहाँ नहीं करना था तो ऑप्शन के रूप में इसमें एक अथवा प्रश्न लगा हुआ है। अथवा को भी जरा हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक नाव की शांत जल में एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल बताने के लिए कह रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको 2-3 लाइनें एकदम कंप्लीटली याद कर लेना है, समझ करके। याद करने का मतलब समझते हुए। उसने धारा की चाल पूछी है तो आपको धारा की चाल मान लेना है। इस प्रश्न में नाव की शांत जल में चाल दे रखा है, किसी किसी प्रश्न में नहीं दिया होता तो आपको उसे भी मानना पड़ेगा। 4 लाइनें लगभग फिक्स है कि धारा की चाल मानेंगे, शांत जल में नाव की चाल मानेंगे, फिर एक बार धारा की दिशा में नाव की चाल मानेंगे और एक बार फिर धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मानेंगे। इतना लगभग काम फिक्स होगा। तो पहले आइए इतना कर देते हैं, हम उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अथवा वाला जरा देखते हैं क्या लिखा है। धारा की चाल बताना, माना
धारा की चाल बराबर कितना मान दिया बेटा? धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस प्रश्न में अच्छी बात है कि नाव की शांत जल में चाल दे रखा, नहीं तो मानना पड़ता। दिया है नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल कितना दे रखा है बेटा? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इतना हो गया, ये दिया था। अब आपको तीसरी जो लाइन बताया था अपने आप क्या समझना है? धारा की दिशा में, इसने बोला भी है धारा की दिशा, और यहां लिखा धारा के विरुद्ध, तो चाहे पहले विरुद्ध निकालो चाहे दिशा निकालो। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में बेटा अगर नाव की चाल निकालेंगे तो फार्मूला होता है धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर नाव की चाल धन धारा की चाल, नाव की चाल धन धारा की चाल। तो नाव की चाल हमारे पास कितना है? 18, और धारा की चाल कितना है? x, तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? अगर धारा की विपरीत दिशा में या विरुद्ध लिखा हुआ, विरुद्ध निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल कहें तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 18 माइनस x आप लिख सकते हो। इतना बेटा लगभग में फिक्स काम रहता है, इतना आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये 4 लाइन जरूर लिखेंगे। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में, इसी में कह रहा 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आना है और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाना है, तो 1 घंटा समय अधिक लगता है। किसको? 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। जो नाव है जब धारा के विरुद्ध जाता है तो विरुद्ध जो जाने में समय है वह उसकी दिशा में जो जाने में समय लगता है उससे 1 घंटा अधिक लगता है। विरुद्ध जाने में ज़्यादा समय लगता है 1 घंटे का। तो चलिएगा, समय की बात कर रहा है, दूरी दोनों के लिए 24 दिया है, तो आप लिखेंगे दूरी बराबर 24 किलोमीटर। अब बेटा एक बार क्या करेंगे? धारा की दिशा में जाने का समय निकाल दे, एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाने का समय निकाल दीजिएगा। विपरीत को आप विरुद्ध कह सकते हैं। उसके बाद समय के रूप में एक पैसन दिया गया है, उसको हम लोग सजा देंगे। तो लिखते क्या है? धारा की दिशा में जाने में लगा समय। तो धारा की दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर फार्मूला होता है बेटा दूरी बटा चाल। तो धारा की दिशा में कितना जाना है दूर? 24 किलोमीटर जाना है। धारा की दिशा में किस चाल से जाना है? तो धारा की दिशा में 18 प्लस x की चाल से जाना, इतने घंटे लगेंगे। अब बिल्कुल उल्टा इसका एक काम और कर दीजिएगा, धारा की विपरीत दिशा या विरुद्ध लिखा हुआ, विपरीत दिशा या विरुद्ध लिख दीजिएगा। धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल से। बेटा एक अच्छी बात है कि दूरी उतना ही है 24, चाल विरुद्ध में बदल गई है 18 माइनस x, इतने घंटे। अब आप प्रश्नानुसार जोड़ दीजिएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न ने ये बोला था बेटा कि वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय। कुल मिला के इसको ये अर्थ समझना है ना कि जो विरुद्ध में जाता है तो उसको जो समय लगता है वह उसकी दिशा में जाने वाले समय से 1 घंटे ज़्यादा लगता है। तो चलिएगा, विरुद्ध में जो जाने में लगा समय है, विरुद्ध का मतलब विपरीत वाला, तो ये है बेटा 24 बटा 18 माइनस x। ये समय क्या है? जब उस दिशा में जो जाता है उसके द्वारा जो समय लगा वो कितना है? 24 बटा 18 प्लस x। तो ये जो विरुद्ध वाला समय है, जो दिशा वाला समय है, उससे 1 घंटा और ज़्यादा। ये तो ये मामला बराबर। अब आपको क्या करना है? x वाले को एक तरफ पक्षांतर कर लीजिएगा, 24 बटा 18 माइनस x माइनस के 24 बटा 18 प्लस x इक्वल टू 1। आप 24 कॉमन ले सकते हैं, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी। 18 माइनस एक्स बटे 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अंदर हम जो लोग जरा तिरछा गुणा कर लेते हैं, 24 रहने देते हैं,
तिरछा गुणा करेंगे तो 18 प्लस एक्स और माइनस के 18 प्लस एक्स। नीचे का गुणा करवा सकते हैं आप, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और इक्वल टू में हम लोगों को 1 दिया है। ऊपर से बेटा 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 24 है, x और x मिला देंगे 2x हो जाएगा। ये वाला बेटा एक में जुड़ा है एक में घटा है, यानी a ऋण b और a प्लस बी आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a ऋण b आप चाहे गुणा कर लीजिएगा, सूत्र नहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा समय बच जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का वर्ग 324 होगा, 20 तक के वर्ग घन से याद कर लीजिएगा, और ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वाला हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 24 दूना 48x इक्वल टू 324 और माइनस एक्स स्क्वायर हमारी ओर आ जाए, 48x लिखा हुआ है, 324 इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 0। अब आपको 324 के बारे में फैक्टर कर लेना है, कैसे कि उसको घटा देने पर आपके पास 48 आ जाए। तो चलिएगा, इसको फैक्टर करना तो आप जानते हैं, और कोई दिक्कत तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 1 गुणा 324 करिएगा, फिर 2 ले लीजिएगा, 2 से इसमें भाग कर दीजिएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। अभी आप घटाएंगे तो 48 नहीं आएगा, 3 से करेंगे, 3 एक अन्नम 3, 3 8 24, 108 से 3 घटाएंगे अभी भी नहीं आएगा, 4 से 4 8 32, 4 अब निकटतम बढ़ रहे हैं उसके पास, 81 से 4 घटेगा अभी नहीं आएगा, 5 से नहीं लेना है क्योंकि 5 से 324 डिविजिबल नहीं हुआ, 6 से करो, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 ही है। तो यानी 6 और 54, अगर 54 से हम 6 घटा देते हैं बेटा तो हमारा 48 आ जाएगा, और इसका गुणा तो 324 आना ही आना है। इसका जब डायरेक्टली हम फैक्टर कर देते हैं, एक ब्रैकेट में बेटा आ जाएगा x प्लस 54 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप यदि करेंगे x प्लस 54 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस के 54 आई है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती बेटा, तो आप इसको क्या कर देंगे, इस वाले आंसर के लिए अग्राह्य लिख देंगे। और दूसरी बार अगर आप यदि करेंगे, एक अभी और वैल्यू है, यदि x माइनस के 6 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू 6 आ गई है, तो आपने जो माना था कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप लिख सकते हैं बढ़िया से कि अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का यह जवाब होगा। आइएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडस्टल की ऊंचाई बताना है, ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है, 6 नंबर में आया है। तो चलिएगा एक बार शुरुआत करते हैं, कैसे, पहले सबसे चित्र बनाते हैं हम लोग, चित्र समझ में आ जाएगा तो आधा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एक पेडिस्टल के शिखर पर, तो चलिएगा पेडिस्टल बस कोई ऐसी एक ऊंची चीज़, क्योंकि शिखर नाम लिया गया है तो एक हम लोग ऐसे पेडिस्टल बना देते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है, AB। पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, इस पर आप 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगा दीजिएगा, ऐसे मान लीजिएगा वो C है, AC। फिर कह रहा है बेटा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, इसका शिखर ये, इसका आधार ये पेडिस्टल का आधार है, ये उसका शिखर है। तो प्रश्न ने बोला है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भूमि पर एक बिंदु, ये भूमि पर ही बिंदु B है, तो भूमि पर ही यहाँ पर एक कोई बिंदु हमने D मान लिया है, इससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो ये मूर्ति का शिखर, इसका उन्नयन कोण ये 60 अंश है। फिर आगे क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेडिस्टल था, इसके शिखर का उन्नयन कोण बेटा कह रहा है 45 अंश है, ये 45 अंश दिया है, पूरा 60 है और ये वाला केवल 45 है। आपसे प्रश्न में कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल आपने क्या माना है, AB। तो आप लिख सकते हैं प्रश्न के लिए कि माना, और लंबी लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा बता सकते हो कि चित्र में AB एक पेडिस्टल है, और जो आपके पास AC है एक मूर्ति है जो कि 1.6 मीटर ऊंची है, ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो। तो अभी हमने क्या किया है, प्रश्न ने पूछा था पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए, माना पेडिस्टल AB की ऊंचाई
एच है। आपने उद्देश्य बना लिया कि आपको एच बताना है। कैसे आगे का काम करेंगे? अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज ये नजर आ रहा है 45 डिग्री वाला, डी बी ए या ए बी डी, और एक 60 वाला नजर आ रहा है डी बी सी या सी बी डी। आप जब ये 45 अंश लेंगे तो यच का काम ही है, तो कोण के सामने बेटा लंब होता है। एक भुजा और है, ये वाला कर्ण पता नहीं है ना, इसका काम है नीचे वाला आधार। तो आप चाहो तो प्रश्न में अपने समझने के लिए मन करे तो जरूरी तो नहीं है, फिलहाल बिना माने भी आएगा, एक्स मान सकते हो। माना आधार बी डी बराबर, ये हमने मान लिया है, आधार बी डी बराबर एक्स। बस अब आप एक एक ट्रायंगल लेकर के हल कर लेंगे तो उसके बाद एच की जो वैल्यू आएगी बेटा, एच हमारी पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी में क्या करना है बेटा? ए बी डी में ये कोण है, कोण के सामने लंब है और ये आधार है। तो लाल बटे कक्का सबको पता ही, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में अगर कोण के सामने लंब है नीचे आधार तो tan लगा दीजिएगा। tan 45 बराबर लंब बटे आधार। tan 45 का मान बेटा 1, लंब के लिए h और आधार के लिए x। तिरछा गुणा कर सकते हैं, x की वैल्यू h आएगी। यानी हमको जो काम है वो h का काम है। तो जब कभी x को गायब करना होगा तो x की जगह पर आप h रख दीजिए। आधार तो पूछ नहीं रहा, पेडिस्टल की ऊंचाई h पूछ रहा है। तो x को गायब करने में जब दो आपके पास इस तरह के त्रिभुज बनेंगे तो काम गायब करने में आएगा x के लिए। एक ट्रायंगल की बात और करते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज डी बी सी या चाहे सी बी डी कुछ भी कह दीजिएगा। डी बी सी में सेम प्रोसेस है। ये पूरा कोण 60 है, पूरा सामने वाला आपके पास बी सी जो है लंब है और ये वाला आधार है। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान बेटा √3 होता है, लंब के लिए सामने वाला पूरा, तो सामने वाला आप 1.6 प्लस h दोनों मिल जाएगा, तब ये लंब है। आधार में x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस h। आपको h निकालना है तो x को गायब करना होगा, तो आप चाहे इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 से बेटा आपको पता है, समीकरण 1 है ये, समीकरण 1 से x बराबर h रखने पर आइएगा, x का मान h रखा जाए तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब h दो तरफ है तो उसको आप एक तरफ बुला करके कॉमन ले लीजिएगा, -h इक्वल टू इतना, h कॉमन लेंगे √3 - 1 इक्वल टू 1.6, केवल h निकालेंगे 1.6 अपान √3 - 1। h की वैल्यू इतनी आई है। पर जब नीचे आपके पास इस तरह का हर में आए तो आप उसका परिमेयकरण कर दिया करिएगा। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसकी संयुग्मी से गुणा और भाग करते हैं। हर की संयुग्मी से गुणा भाग, तो चलिएगा बेटा हर की संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं। तो हमारे पास h की जगह पर h है 1.6 बाई √3 - 1। संयुग्मी का मतलब इसका चिन्ह बदल जाना है, √3 + 1 और बाई में √3 + 1। ऊपर वाले गुणा करेंगे तो 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 ऐसे पड़ा रहने दीजिएगा, इसको इस तरह गुणा। नीचे में बेटा एक ब्रैकेट में घटा और एक ब्रैकेट में जुड़ा है, तो a ऋण b इंटू a प्लस बी अभी बताया गया था आपको, a² - b² होगा। तो a का मतलब √3 का वर्ग 3 आएगा और इसका 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। 1.6 √3 + 1, चाहे आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, 2 8 16 और एक अंक पर डेसिमल लगा दीजिएगा। प्रश्न में वैसे √3 का अगर मान दिया है तो रखना जरूरी है, नहीं दिया तो कोई जरूरी नहीं है। तो दिया नहीं तो हम इतने पे छोड़ देते हैं, आप चाहो तो √3 का मान रख सकते हो, इतने मीटर। तो जो प्रश्न ने पूछा था आपसे पेडिस्टल की ऊंचाई बताइएगा 6 नंबर के प्रश्न के लिए, तो पेडिस्टल की ऊंचाई यही है बेटा 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर होगा। अब सभी 6 नंबर में आपके पास ऑप्शन है, तो एक अगला क्वेश्चन भी ऊंचाई और दूरी का ही नजर आ रहा है, उसको भी देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताने के लिए कह रहा है। 6 नंबर का प्रश्न है। तो चलिएगा
ये भी अगर ऊंचाई दूरी का है तो इसको भी पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक आपको क्या करना है, 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाना है और उसके दोनों ओर क्या करने के लिए कह रहा है बेटा, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगाना है। तो रफली चित्र समझते हैं। ये 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है, नाम के रूप में आपने रख दिया AB, 80 मीटर पूरी, ऐसा। अब इसके दोनों ओर, तो दोनों ओर का मतलब बेटा एक ये है और एक इधर है, इस तरह। दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब बीच का मतलब बिल्कुल मध्य नहीं कह रहा, बीच में कोई बिंदु है, वहां से क्या कह रहा है, एक बिंदु से इनके उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। एक का उन्नयन कोण आप 60 कर दीजिए, किसी का बाउंडेशन नहीं लगा, किसी का भी कर दीजिएगा। उन्नयन कोण जब आप ऊपर देखेंगे 60 और ये वाला 30। इसका नाम कुछ रख लीजिएगा, ये P है, यहाँ पे C रख लो, यहाँ पे D रख लो। प्रश्न ने पूछा क्या है, चित्र तो लगभग बन गया है बेटा। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। खंभों की ऊंचाई, खंभे तो समान ऊंचाई के प्रश्न नहीं कहा था, तो अगर एक को h मानेंगे बेटा तो दूसरे को भी h मानना पड़ेगा। और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी एक खंभा से बिंदु P कितनी दूर है और B बिंदु से खंभा जो B वाला बिंदु पर है उससे बिंदु P कितनी दूरी पर है। A से यानी P की दूरी और B से P की दूरी पूछ रहा है। तो आप जरा लैंग्वेज में मान दीजिएगा पहले, जैसे जैसा पूछा है। खंभों की ऊंचाई, माना खंभों AC व BD की ऊंचाई h है। और क्या करना है बेटा, ये वाला जरा पूरा समझना, 80 है। यहां से यहां तक की भी दूरी पूछ रहा है, तो हमको यहां से यहां तक तो 80 पता है, तो आप पहले मान दीजिएगा यहां से यहां तक x मान दिया ऐसे। अगर ये वाला x मान दिया, पूरा 80 था बेटा, इधर वाला x निकल गया तो 80 माइनस x बचेगा जब काम लगेगा इसका। तो पूरा 80 इतना x निकल गया तो 80 माइनस x, आप इसे x मान सकते हो तो ये 80 माइनस x बचेगा। तो चाहे तो ये चीज़ जो हमने माना है इसमें भी लिख सकते हो। फिर से माना AP बराबर x, अगर AP x माना है तब जो BP हो गया है वो 80 माइनस x हो गया है। उद्देश्य है हमारा h का मान आ जाएगा तो खंभों की ऊंचाई आ जाएगी, x का मान आ जाएगा बेटा तो इस वाले खंभे से बिंदु P की दूरी आ जाएगी A वाले से, और B वाले से भी आ जाएगी। अगर x का मान आएगा तो 80 से घटा देंगे। तो चलिएगा कोई भी ट्रायंगल लेकर के काम को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे h और x आता है। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज हमारे पास, PAC में, PAC में कोण है, कोण के सामने लंब है, तो अभी आपने जाना लंब, और ये वाला आधार है इतना x, ये पूरा 80 है, तो लंब और आधार तो tan लगा दीजिएगा बेटा। tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3, लंब के लिए सामने वाला h और आधार के लिए x। आपको h भी निकालना है, x भी निकालना है, तो इसको तिरछा गुणा करके चाहे जो बचा लीजिएगा। तो h बराबर हमने बचा लिया √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ बेटा एक नए ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज। कौन सा दिया है समकोण त्रिभुज, DBP में, DBP या PBD, DBP में कोण, कोण के सामने लंब, नीचे वाला आधार, फिर से tan लगाना पड़ेगा। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 का मान बेटा 1/√3, लंब के लिए h और आधार के लिए 80 माइनस x। ध्यान देना 80 माइनस x। तिरछा गुणा करवा देते हैं, तो तिरछा गुणा करेंगे तो √3h इक्वल टू 80 माइनस x। पहले चाहे x निकला चाहे h, दोनों काम के हैं, तो हम समीकरण 1 से एक काम करते हैं। समीकरण 1 से h बराबर √3x रखते हैं, तो कितना बनने वाला है, √3, h का मान √3x इक्वल टू 80 माइनस x। ये वाला हो जाएगा √3 3x आ जाएगा, ये वाला x हमारी ओर पक्षांतर हो जाएगा, इक्वल टू 80। 4x की वैल्यू 80 के इक्वल आएगी, x की वैल्यू 80/4 कर देंगे 20 आ जाएगी। तो बेटा x का मान तो इतना आ गया, अगर x इतना आ गया तो समीकरण 1 से आप h भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से h बराबर √3x लिखा है, x का मतलब 20, यानी h बराबर 20√3 मीटर।
अब बढ़िया सा आप उसका आंसर लिख देंगे। जो उसने कहा था खंभों एसी व बीडी की ऊंचाई, तो अतः खंभों की ऊंचाई आपने एच माना था, तो बढ़िया सा आंसर होना चाहिए कि खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 20√3 मीटर। और प्रश्न में क्या पूछा था, खंभों की ऊंचाई के बाद उसने ये कहा था खंभों से बिंदु की दूरी। तो लिख देते हैं, पहला खंभा बोल दो या नाम दे दो, बिंदु ए से खंभा एसी लिख देते हैं, खंभा एसी से बिंदु पी की दूरी। ये आंसर के लिए हम बात करें तो खंभा एसी से बिंदु पी की दूरी आपने x माना है बेटा, और x हमारे पास प्रश्न में 20 आ गई, 20 मीटर। एक आंसर ये है। अब खंभा उधर वाला BD है, BD से P की दूरी करते हैं जरा, दोनों खंभों से दूरी बताने के लिए कह रहा था। तो यहां पर बेटा दूरी 80-x है, तो 80-x, x का मान 20 आएगा, तो 60 मीटर। ये आपका इस प्रश्न का 6 नंबर के लिए कंप्लीट आंसर है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग 25 नंबर पर हैं, उस पर बात करते हैं। 25 नंबर क्या लिखा, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिसमें गिलास की धारिता मतलब उसके जो कैपेसिटेंस यानी आयतन कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता, जो महसूस होने वाली धारिता थी वो, और वास्तविक धारिता जो उसमें वास्तव में आया था वो बताना। और यहाँ पर बाउंडेशन है कि पाई की वैल्यू को 3.14 रखना है। तो इसका फिगर भी इधर बना हुआ है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। आइएगा थोड़ा शुरुआत किया जाए कि कैसे लगाएंगे हम लोग। प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, एक जूस बेचने वाला एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। चित्र ये बना हुआ है, रफली चित्र बना देते हैं हम, बाकी बना उस पर ऐसा, और यहाँ पर आपके पास ऐसा, ये इस प्रकार का एक डिजाइन नीचे से बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये उसने कहा बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 है और गिलास के निचले आधार में उभरा अर्धगोला था। ये अर्धगोला लगा है, तो जब इसमें जूस भरा जाएगा बेटा तो इतने डिजाइन में तो इसके अंदर आ नहीं सकता, खाली इतने तक रहेगा। तो दिखाई तो पड़ेगा कि उसे पूरे उसमें जैसे जूस मिल रहा है, लेकिन वास्तव में जूस इतने में नहीं रहेगा, खाली इतने में ही जूस रहेगा। तो वही आपसे कह रहा है प्रश्न में कि आभासी धारिता और वास्तविक धारिता, वास्तव में क्या रहेगा, इसमें इतने में जूस नहीं रहेगा तो वास्तविक होगा। आभासी का मतलब हमको पूरे में आभास हो रहा है, तो पूरा हमारी कौन सी डिजाइन बन रही, बेलन, पूरी बेलन बन रही। तो आभासी धारिता का मतलब बेटा बेलन का आयतन हो जाएगा, और जो वास्तव में भरा है इतने में नहीं भरा है। तो हम लोग क्या करवाएंगे कि पूरे बेलन में से ये वाला जो हिस्सा है इसको अर्धगोला बोलेंगे। अर्धगोले का आयतन अगर हटा देते हैं तो हमें कौन सी ऊंचाई मिल जाएगी, कौन सी धारिता मिल जाएगी, वास्तविक धारिता। तो चलिएगा प्रश्न में पहले दिया क्या क्या है। प्रश्न में दिया है आंतरिक व्यास। तो आंतरिक व्यास से आप समझते हैं कि त्रिज्या निकाल सकते हैं, पूरी 10 दिया, इतना ये 10 है, और ये वाली पूरी कितनी है, आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर, ये वाली पूरी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। तो लिख देते हैं कि आंतरिक व्यास बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को बेटा क्या करते हैं, व्यास है, व्यास से त्रिज्या निकाल देते हैं। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 5/2। इसको आप चाहे डेसिमल में कर सकते हो, 2.5 इतना। और आगे आइएगा, आप कह रहा गिलास की ऊंचाई, गिलास इस बेलनाकार के बर्तन की तरह लग रही है, तो बेलन की ऊंचाई, या केवल आप ऊंचाई भी अभी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई h बराबर कितने सेंटीमीटर दिया गया, 10 सेंटीमीटर। अब आप सीधे प्रश्न में आओ, गिलास की आभासी धारिता। तो क्या समझाया कि जो हमारे गिलास में हमें आभास होगा, हमें ऐसा लगेगा बाहर से देखने पर बेटा कि इस पूरे बेलन में हमें क्या दिया गया है, जूस, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, इतने में जूस है नहीं।
तो जो आभासी धारिता होगी, इसने जो पहला वाला पूछा है गिलास की आभासी धारिता, तो लिखते क्या है गिलास की आभासी धारिता। तो बेटा वो गिलास की जो आभासी धारिता होगी वह किसके बराबर हो जाएगी आपके पास, इस पूरे बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगी। ये पूरा बेलन हमें महसूस होगा कि पूरे बेलन में ही जूस भरा है। बेलन का आयतन आप समझते हैं पाई आर स्क्वायर एच। मान भर देंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 है और आर का मतलब अभी त्रिज्या निकाला है 2.5 का स्क्वायर और एच की वैल्यू 10 दिया है। तो इसका बेटा कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे पूरा, तो ये कैलकुलेशन हमने रफली कर दिया है, जरा देख लेते हैं इसमें अलग से। तो ये बेटा आपके पास क्या लिखा था, बेलन के आयतन के बराबर दिखाया पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू दिया, आर की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर एच दिया, इसमें 2.5 को आपने 2 बार गुणा कर दिया तो ये 6.25 आ गया है और ये 10 पूरा इसका मल्टीप्लाई 196.25 घन सेंटीमीटर आभासी धारिता हो गई आपकी। अब इसी में पूछ रहा था वास्तविक धारिता, तो वास्तविक हमने आपको क्या समझाया कि ये जो आपके पास पूरा बेलन है इसमें से ये वाला जो अर्धगोला इतने में जूस नहीं भरा है, तो पूरे बेलन से आप इस अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। तो वही हमने किया, इधर देख लीजिएगा। गिलास की जो वास्तविक धारिता होगी वह बेलन का आयतन और माइनस के अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन डायरेक्ट में निकल के आया है 196.25 और अर्धगोले का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14, आर का मान 2.5 का क्यूब किया। इसका पूरा ये कैलकुलेशन आप समझ जाइए देखकर 163.54 घन सेंटीमीटर है। आपको ये लाइन जो जरूरी है, आभासी धारिता का मतलब समझ में आया कि कौन सी चीज़ का आयतन के बराबर है और वास्तविक धारिता में बेटा कौन सी चीज़ के आयतन के बराबर है। ये आपका इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस सेट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जरा क्या लिखा है, रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, पूरी ऊंचाई, और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रसीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल बताना है और आपको पाई का मान 22/7 दिया है। तो चलिएगा, एक लट्टू है, रंग नहीं है उस पर, मोमिया रंग से रंगना चाहता है रशीद। लट्टू शंकु के आकार का है, ऊपर से अर्धगोला है। तो क्या करते हैं, पहले एक चित्र बनाते हैं। शंकु के आकार का है तो एक शंकु बना दिया जाए, ऊपर से अर्धगोला लग रहा है बेटा, तो एक शंकु बनाएंगे। ऐसा चित्र बना हुआ है रफली, ऐसा कुछ शंकु है और ऊपर से कैसा लग रहा है, ये अर्धगोला ऐसा। इसकी त्रिज्या को दर्शाना है तो बीच से एक रेखा बना देते हैं, ये ए बी और ये सी। ये पूरा जो हमारे पास दिया गया है लट्टू, इसकी जो पूरी की ऊंचाई दिया है बेटा प्रश्न में देख सकते हैं, ये पूरे की 5 सेंटीमीटर दिया, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर ऐसा। ये पूरे की ऊंचाई है, पूरे आकृति की, पूरे लट्टू की। अब आपको प्रश्न में एक चीज और दिया गया है कि इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का और जो ये शंकु है इसका दोनों का आधार एक ही जैसा है, आधार एक ही है, तो व्यास तो दोनों का बराबर होगा। तो लिखते क्या है, व्यास बराबर 3.5 सेंटीमीटर। व्यास से आपको पता है बेटा त्रिज्या निकल आएगी, त्रिज्या r बराबर 3.5/2। तो एक अंक का चाहे दशमलव खत्म करवा दीजिएगा, 35/20, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20। तो त्रिज्या आपने निकाल लिया। अब आपको समझना क्या है, क्वेश्चन के जरा लास्ट लाइन पर आएंगे आप। रसीद द्वारा रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल बताना है। अब जो आपको रंग किए जाने वाला क्षेत्रफल बताना, उसमें कितनी डिजाइनें शामिल है बेटा। तो ये शंकु है और ये अर्धगोला है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ जरूर पता होना चाहिए, उसकी सारी चीजें पता होनी चाहिए, और अर्धगोले का, तब आप उसके द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बता सकते हैं। तो जरा अभी हम लास्ट लाइन आपको समझाते हुए लिखते हैं कि क्या हमारे पास सारी चीजें पता है कि हमें कुछ पता करना पड़ेगा। आइएगा, रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो बेटा रंगे जाने वाले भाग के क्षेत्रफल में कौन कौन सी हैं, 2 डिजाइनें हैं। तो दोनों डिजाइनों के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। एक आपके पास शंकु है, शंकु का वक्रपृष्ठ,
और प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। तो चलिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ आपको पता है पाई आर एल होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमको उद्देश्य बनाना है कि जो हमारे फार्मूले में लगना है क्या सारी चीजें हैं, आइएगा। त्रिज्या, पाई का मान तो प्रश्न में दिया है 22/7, त्रिज्या जो कि हाँ निकाल लिया, ठीक है, त्रिज्या का काम तो चलेगा। यल, हमें अभी अपने प्रश्न में कहीं इस शंकु की तिरछी ऊंचाई नजर नहीं आ रही, तो तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और ये वाले में तो पाई का मान दिया आर, यानी सबसे मेन प्रॉब्लम केवल एक ही है, वह है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब ये शंकु है, पूरी ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है, अगर हमें किसी प्रकार पहले शंकु की केवल ऊंचाई पता चल जाए जो पूरी आकृति है, तो हमारे पास बेटा डायरेक्ट तो नहीं लेकिन एक फार्मूला है यल के निकालने का। जब शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या पता हो तो यल निकल आएगा। तो क्या करेंगे आप, आपको पूरी ऊंचाई पता है बेटा, अगर हम पूछते हैं शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई h के बारे में बात समझिएगा। h बराबर कैसे निकालेंगे, h पूरी आपकी आकृति 5 है और जो अर्धगोला होता है उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। तो ये वाला जैसे त्रिज्या जितनी होगी ये उसकी ऊंचाई बन जाए, ये भी तो त्रिज्या है। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 और माइनस के 7/4। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौक के 20 से 7 जाएगा 13/4। अब तक हम लोगों ने क्या निकाला बेटा, शंकु की ऊंचाई निकाल लिया, त्रिज्या तो दोनों आकृतियों का बराबर अर्धगोले का, ये हमारे पास काम का है का शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो आइएगा, कैलकुलेशन हमने बाहर कर रखा है उसको आपको समझा देते हैं, जल्दी हो जाए थोड़ा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल, यल हमको काम था पहले ही बताया था, इसमें यल हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो एल निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h² + r²। h का बेटा मान अभी निकाला 13/4, r का मान 7/4, 13 को 2 बार 169/16, 4 का वर्ग, 7 का 49/16, इसको जोड़ा 218/16, 2 से हमने काट दिया 109/8 आया, दशमलव में निकालेंगे 13.625, इसका वर्गमूल निकाला जाएगा 3.69। आप चाहो तो निकटतम मान के जोड़ दो 3.7 आएगी। अब हमारे पास जो समस्या थी बेटा एल की वो खत्म हो गई। अब यल आने के बाद आप सीधा आप जो हमारे पास यहाँ पर सूत्र है इसमें मान भर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, कैलकुलेशन किया है। रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल वही अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बेटा और शंकु का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई आर हमने कॉमन ले लिया है, 2r + l बचेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/4, 2 आर की वैल्यू 7/4 है, एल की वैल्यू 3.7 अभी निकाला है। ये 7 से 7 कट गया, 2 से और काटा है तो 11/2, ये 4 कट गया। ये वाला 2 से 4 काटा 2, 7/2, 3.7, 7/2 को भाग किया 3.5 आया, दोनों को जोड़ दिया 7.2, 2 से बेटा 7.2 में भाग कर दिया 3.6, गुणा करवा दिया तो 39.6। ये जो रशीद द्वारा रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल है उसका ये आंसर आएगा बेटा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं किसी नए सेट के साथ, तब तक आप वीडियो देखते रहे, धन्यवाद।